नमस्कार। आप देख रहे हैं द ओबीसी दस्तक। आज हम मौजूद हैं डलौना मेला ग्राउंड में, जहां मंडल यात्रा का समापन है और एक महा आंदोलन की शुरुआत हो रही है। से बात कर चुके हैं। लगातार जब लोग अपने घरों में सो रहे हैं, इस दमनकारी सरकार के विरोध में अपना काम करते चले आ रहे हैं और अपने घर परिवार को छोड़कर आज लखनऊ के मोहनलालगंज में कल्लीकट प्रांगण में मौजूद हैं। उनसे बात करेंगे कि सर, ऐसी क्या मजबूरी है जब लोग टीवी और बीवी मस्त हैं, 5 किलो राशन में मस्त हैं, तो आपने अपना घर क्यों छोड़ा? तो साथियों, बात करेंगे ऐसे क्रांतिकारी युवा से। सबसे पहले वो अपना नाम बताएंगे। सर, सबसे पहले अपना नाम बताइए और हमारा जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया। सबसे पहले तो आपके दर्शकों को मेरा क्रांतिकारी जय भीम, जय मंडल, जय संविधान, जय जोहार। मेरा नाम अनुज सिंह विद्रोही है। मंडल आर्मी का संस्थापक हूँ और इस यात्रा का संयोजक हूँ और होने वाले धरने का भी संयोजक। सर, जब लोग इस दमनकारी सरकार के विरोध में काम करने के लिए तैयार नहीं है, लोग टीवी और बीवी मस्त हैं, तब आपको ऐसी क्या मजबूरी पड़ी? जब डॉक्टर बाबा साहब का संविधान भारत में लागू है, तो आपने अपना घर क्यों छोड़ा है? और देखिए, आपने कहा कि बाबा साहब का संविधान लागू है। निश्चित तौर पर देश में संविधान लागू है, लेकिन संविधान है किनके हाथों में? संविधान का दुरुपयोग किस तरह किया जा रहा है? उसी संविधान को लगातार खत्म किया जा रहा है, उसको तोड़ने मरोड़ने की कोशिश की जा रही है। तो आज के इस दौर में बाबा साहब के वैचारिक वारिस होने के नाते उनके द्वारा जो हमें हक अधिकार मिला, जिसकी वजह से आज हम सम्मान इस समाज में पाए हैं, उस नाते हमारा ये फर्ज बनता है कि हम संविधान को बचाने के लिए और अपने वंचित समाज को जगाने के लिए प्रयास करें। वो प्रयास हम कर रहे हैं। जो मंडल रथ आप लोग पूरे भारत में घूम रहे हैं और इसमें एक कोटेशन लिखी हुई है, मंडल रथ। आखिर मंडल रथ बनाने की आवश्यकता क्यों पड़ी? मंडल रथ बनाने की आवश्यकता इसलिए पड़ी क्योंकि हमारा जो समाज है वो कमंडल में घुसा हुआ है, फंसा हुआ है। तो कमंडल से निकल करके मंडल की तरफ आए, क्योंकि मंडल से ही उसका जीवन बदला है और मंडल से ही बदलेगा। इस देश के अंदर जिस दिन संपूर्णता मंडल लागू हो जाएगा, उस दिन इस धरती पर वास्तविक स्वर्ग का निर्माण हो जाएगा। तो वो वास्तविक स्वर्ग मरने के बाद वाला नहीं है, असली स्वर्ग इस धरती पर है। हक, अधिकार, न्याय, सम्मान, स्वाभिमान, शिक्षा, अच्छे कपड़े, गाड़ियां, बंगला, मकान, जो आपको अधिकार है वो आपको मिले, जो सबको जिस तरह का जीवन स्तर मिलता है उस तरह का आपको मिले, वही स्वर्ग है। तो कथा कराने से नहीं मिलेगा, वो यहाँ पर मंडल के साथ खड़े होने से मिलेगा, मंडल कमीशन के लागू होने से मिलेगा, संपूर्ण संविधान के लागू होने से मिलेगा। तो उसको लेकर के हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं और मंडल रखते हैं। जब तमाम ऐसे कार्यकर्ता, वो चाहे इतिहास हो चाहे वर्तमान हो, तमाम आपके जैसे लोग जमीन पे काम करते हैं, लेकिन उसके बाद हमारे समाज के नेता आप जैसे लोगों की लाशों पर अपनी राजनीति इमारत खड़े करते हैं और उसका फल वो भोगते हैं। इस बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, एक बार आगरा में एक रैली थी मानवर काशीराम साहब की। तो मानवर साहब काशीराम ने कुछ शब्द वहाँ के जो जाटव समुदाय के लोग थे उनको लेकर के समझाने को। तो मानवर साहब रैली समापन करके निकले, इटावा तक पहुंचे, खबर मिली कि जाटव समुदाय के लोगों ने पंडाल में आग लगा दी। वहां प्रशासन ने बड़ी मशक्कत करके जो नेता रह गए थे उनको निकाला, बचाया। मानवर साहब तुरंत वापस गए। दूसरे दिन फिर सभा की, फिर वही बात कही। बाबा साहब ने जब पटना में पिछड़ा वर्ग सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में गए और वहां जब अपनी बात रखी, तो बाबा साहब को पत्थर बरसाए। आप ललित दस्तक चलाते हैं, ललई सिंह यादव, जगदेव प्रसाद पुष्पा, बाबू रामस्वरूप वर्मा जब इसी पूर्वांचल के क्षेत्र से जब सभा करके जा रहे थे तो उन पर गोलियां दागी गई। तो ललई सिंह यादव ने कहा था कि चलो जी, ये तो कट्टेबाजी है, हमने तो तोपों की गड़गड़ाहट में रोटियां सीखी है ना। तो ऐसा कौन आपका नायक रहा जिसने संघर्ष किया हो और उससे हमले अपने ही लोगों ने न किए हो? तो ये एक इतिहास रहा है।
हम लोग इन सब चीजों से नहीं डरते। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने कहा था कि पहली पीढ़ी मारी जाएगी, दूसरी पीढ़ी जेल जाएगी और तीसरी पीढ़ी राज करेगी। बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा को कुर्था की जनसभा में खुलेआम गोलियों से खून किया। हमारे नायक उनकी हत्या कर दी गई। उनका सपना था कि जिसकी जितनी संख्या बारी, उनका सपना था कि 100 में 90, 100 से 90 भाग हमारा है। उन्होंने कहा था कि हम सवर्णों की राजनीतिक हरबाही करने के लिए पैदा नहीं हुए हैं, हम इस देश के शासक हैं, शासन करने के लिए पैदा हुए हैं। तो हमारे जो महापुरुषों का सपना है, उस सपने को साकार करने का हमारा प्रयास है। चाहे हम अकेले ही क्यों न खड़े रहें, हम अंतिम सांस तक ये प्रयास अपना जारी रखें। हम रुकने वाले नहीं। जब आपका रथ प्रत्येक जिले में, प्रत्येक प्रदेश में घूमता है, क्या शासन और आम लोगों से क्या कठिनाई का सामना करना पड़ता है? देखिए, अभी तक तो इस यात्रा के दौरान शासन की तरफ से तो प्रशासन शासन की तरफ से तो कोई तकलीफ नहीं हुई मुझे, और आज तक नहीं। पहले कुछ चीजें रही हैं, इस यात्रा में नहीं रही। समाज की तरफ से भी कोई विशेष तकलीफ नहीं रही। हाँ, कुछ जगह लोगों ने उस तरह के प्रयास किए जिस तरह के आमतौर पे होते आए हैं हमारे लोगों के साथ। तो हमने वहां पर उन चीजों को लोगों को समझाया और वो उन चीजों को समझे। तो ये तकलीफें जो है ये संघर्ष में रहती हैं। हमले, गाली, अपमान, सम्मान, सारी चीजें रहती हैं। तो वो एक आपके स्ट्रगल का एक पार्ट है। तो इसको लेकर के तो आपको हमेशा तैयार रहना पड़ेगा। आप सोचिएगा कि कुछ लोग जो आज के कार्यक्रम देख रहे हों कि हमने 18 महीने का कार्यक्रम किया, मेहनत किया, तो दबा, उसके बावजूद भी आज लोग जब यहाँ नहीं पहुंचे, तो लोगों को लग रहा होगा कि आज विद्रोही टूट जाए। अरे नहीं साहब, विद्रोही कहते हैं कफन सर पे बांध के निकले हैं, तो ऐसे नहीं टूट जाएंगे। अनिश्चितकालीन धरना शुरू होगा। हम फिर बैठेंगे जब तक हमारा समाज अपने हक अधिकार के लिए सड़कों पर नहीं आ जाएगा, तब तक हम लड़ते रहेंगे जब तक ये सांस है। या तो समाज सड़कों पर आ जाएगा या हमारी सांसें खत्म हो जाएंगी। दो परिस्थितियों में हम रुक सकते हैं, या तो प्रशासन हमें उठा करके हमेशा के लिए जेल में बंद कर दे, या कोई हमें मार दे, या फिर हम मर जाएं। तीसरा चौथा कोई ऑप्शन नहीं है। संघर्ष जारी रहेगा जब तक समाज सड़कों पर नहीं आएगा, अपने हक अधिकार के लिए जागरूक। हमारी मांग है, हम उसके लिए लड़ रहे हैं। जब आप फील्ड में जाते हैं, नेताओं से, जो राष्ट्रीय स्तर के नेता हमारे समाज के, जैसे माननीय अखिलेश यादव हुए, माननीय बहन जी हो गई हैं, चंद्रशेखर जी हो गए हैं, और एक बहुजन मुक्त पार्टी बनी हुई है मेश्राम के नेतृत्व में, चौधरी विकास पटेल में, क्या इन लोगों से कभी बातचीत हुई? इनके क्या ये लोग अलग अलग ही मतलब अपना राजनीतिक रोटियां सेकते हैं कि एक मंच पे आएंगे? हमने जितने भी नेता आपने नाम लिए हैं, और जो भी नेता उत्तर भारत के हैं, और कम से कम कुछ दक्षिण भारत के भी, ऐसा कोई नेता नहीं है जिसको ये ना पता हो कि विद्रोही सड़कों पर है। जिससे हमने बात ना की हो, जिससे हमने कहा ना हो कि आप सबके साथ की जरूरत, लड़ाई आपकी है, जो इसका राजनीतिक फायदा होगा वो आप लेंगे, हम नहीं लेंगे, हम चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। उसके बावजूद भी उन लोगों ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। जो लोग अपने स्वार्थ के लिए लड़ रहे हैं, अपनी कुर्सी के लिए लड़ रहे हैं, अपने बेटे बेटियों की लिए माल इकट्ठा करने की लड़ रहे हैं, आप उनसे उम्मीद करते हैं। तो ऐसे राजनीतिक दलों, ऐसे नेताओं के लिए आप क्या कहेंगे? हम ऐसे नेताओं के लिए कुछ नहीं कहेंगे, क्योंकि ये कुछ कहने लायक है ही नहीं। कहा उसके लिए जाता है जो कुछ हो कहने लायक। आप किसी एक का नाम बताओ जो कहने लायक हो। हमारी नजर में ऐसा कोई नेता नहीं जिसके ऊपर मैं टिप्पणी करूं। मैं अपना काम कर रहा हूं समाज के लिए, और जब तक समाज, मैंने कहा, जागरूक नहीं हो जाता, अपने अधिकार के लिए लड़ना नहीं सीख जाता, मैं ये प्रयास करता रहूंगा। क्योंकि ये संदेश हमारे महापुरुषों, शिक्षित हो, संगठित हो, संघर्ष करो, तो उनका जो संदेश है, उनका जो मार्गदर्शन है, हम उस पर अपना प्रयास जारी रखें। डिसीजन समाज को लेना है कि उसको कहां खड़ा होना है। आज नहीं तो कल, एक न एक दिन ये बात समाज को समझ में आ जाएगी कि वास्तव में उसकी सही जगह कहां पर है, उससे कहां खड़ा होना है। नेताओं के साथ खड़ा होना है, या समाज के लिए जो लोग लड़ रहे हैं उनके साथ खड़ा होना है। ये आज का सवाल नहीं तो सुप्रीम कोर्ट घेरे, जेल काटे, नहीं रुके, 2-2 बार जेल गए, कोई मिलने नहीं आया। हम निकले बाहर, फिर अपने काम में लग गए। हम इन सब चीजों घबराते नहीं। 10 साल हो गए लगातार, हम लगे रहे। इसका अंतिम पड़ाव कब है, कोई डेट? यात्रा का अंतिम समापन आज है, 17 फरवरी, आज यात्रा समाप्त हो रही है। और कल से हमारे कुछ साथी
ये जो आप रायबरेली कच्छ देख रहे हैं, जहाँ से आप निकल के आए हैं, यहीं पर हमारे कुछ साथी हैं, प्रताप जी हैं, विवेक जी हैं और साथी हैं। जो भी कुछ साथी 4-5 साथी जो होंगे वो धरने के साथ अपनी मांगों को लेकर के बैठेंगे और पुनः हम लोग प्रयास करेंगे, पुनः फिर जाएंगे। जब तक लोग सड़क नहीं आ जाएंगे तब तक नहीं कर पाएंगे। बार बार आपने ललई सिंह यादव जी का नाम लिया, उनकी कुछ चौपाइयाँ हैं जो क्रांति का काम करती हैं, तो 2 चौपाइयाँ अगर हमारे दर्शकों को आप सुना दें, क्योंकि आपके मुख से ये बात की लगेगी। ललई सिंह यादव की एक छपाई बहुत अच्छी निर्बल उन्होंने कहा, बलदार न सिंह का होते सुना, बलदार न सिंह का होते सुना, बदरे बलवेदी चलाए, काटे न सीधे पाकत गए, टेढ़े पे आरे चलाए, और बाल न बाका बलवान का बाल न बाका भया, बलहीन सदा तड़पाए गए, बलहीन सदा। तो मैं अपने समाज से कहना चाहता हूँ कि जो हमारे ललई सिंह यादव ने कहा है, अगर आप बलवान होगे तो आपको कोई नहीं बताएगा। बलवान बंद संगठित लोगों को बलवान कहा जाता है। कोई एक व्यक्ति बहुत बड़ा बलवान नहीं होता है, एक समाज जो संगठित समाज होता है वही बलवान होता है, और जो बिखरा हुआ समाज होता है, जैसे बहुजन समाज 90% प्लस आबादी बिखरा हुआ है, कितने लोग दिख रहे हैं, लेकिन यहाँ जो लोग हैं वो लोग हैं जो चिंतित लोग हैं, जो यहाँ आए वो लोग भले ही संख्या इनकी कम रही, पर ये वो लोग आए जो चिंतित लोग हैं। ये सिर्फ इन्हीं लोगों की तरह हमारा 90% बहुजन समाज को लेकर के चिंतित हो जाएगा और संगठित हो जाएगा। तो कहावत है, बंद मुट्ठी खाक की, खुली मुट्ठी खाक की और बंद मुट्ठी लाख। जिस दिन हमारा बहुजन समाज संगठित हो जाएगा उस दिन हम बलवान। तो साथियों, ये विद्रोही जी हैं और एक शब्द इन्होंने बीच में कहा था कि मैंने सर पे कफन बांध के रखा है, तो इनके सम्मान में मैं 2 शब्द कहूँगा। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। अब हमें अब हम अभी से क्या बताएं क्या हमारे दिल में है। तो साथी एक और भी साथी हैं, वो भी लगातार इनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। तो कैमरामैन से कहेंगे कि कैमरा थोड़ा इनकी तरफ भी घुमाएं, और काफी मंच पे जाते हैं और अपनी बात को बेबाकी रखते हैं। तो सर सबसे पहले नाम बताइए, और लगातार आप वही ऐसी क्या मजबूरी है कि आपको घर छोड़ना पड़ा? मेरा नाम प्रताप सिंह है। पहले आपको बता दें, सबसे पहले आपके दर्शकों को जय भीम जय मंडल। 2021 जुलाई से शिक्षक भर्ती को लेकर, नई शिक्षक भर्ती को लेकर इसी इको गार्डन में 4 जनवरी तक हम लोग 2022 तक रहे। 23 दिसंबर, 28 दिसंबर, 3 जनवरी को महाधरने में परिवर्तित किया। विधानसभाएं घेरी बहुत तगड़ी संख्या में, बारिश होती थी। अभी तो कुछ नहीं हुआ, इसमें तो कुछ नहीं हुआ, मैं बता रहा हूँ। उसमें बारिश होती सर्दियों में। तो हमारे एक साथी है प्रदेश अध्यक्ष रजत सिंह, उनके साथ कंधे से कंधे मिलाकर रहा हूँ। 7 जनवरी को जिले फिर धरना प्रदर्शन किया। उस आंदोलन से निकल के आए। फिर मैं कीड़ा एक है समाज के अंदर से कि समाज के प्रति जागरूक रहना, और वर्तमान में जो कुरीतियां हैं, इतिहास की तो बात छोड़ो, जो वर्तमान में चल रहा है इतिहास को, जो है हमारे जो महापुरुष लेकर छोड़ गए हैं, उसको ये लोग खत्म कर रहे हैं। तो इसको कैसे बचाया जाए? जब सोशल मीडिया आप देखें कि विद्रोही जी कोई है जो जमीन पे लगे हुए हैं, तो मेरी इनसे कांटेक्ट हुआ। कांटेक्ट होके इनके साथ आए, इसलिए साथ आए, इनके लिए नहीं आए, समाज के लिए। मैं समाज के लिए साथ आए, और समाज के लिए आगे जो सिस्टम, जो प्लेटफॉर्म मजबूती से रहेगा, मैं उसके साथ हूं। दूसरी बात आपको बता दें, 2018 पुलिस की 2 भर्तियां दोनों में सिलेक्टेड है। नहीं नौकरी उसमें नहीं, क्योंकि शिक्षक की नौकरी अगर मिल जाए, शिक्षक की नौकरी करेंगे, टेट सीटेट सब क्वालिफाई, LLB भी कर ली। लेकिन आज हमारे इको गार्डन देखिए, भर्ती को लेकर स्थितियां वर्तमान में क्या है, ये बहुत चिंता सताती है, नींद नहीं आने देती है। ये तो कुछ भी नहीं है अभी शुरू, आगे देखिए क्या होता है, क्या करते हैं। घर छोड़ दिया परिवार, जो अभी आपने बीवी बच्चों की बात कर रहे हैं, अनमैरिड हूँ और कोशिश कर रहा हूँ कि लाइफ टाइम अनमैरिड रहूं। छोटे भाई की शादी कर दिया है इन्होंने, छोटे भाई की शादी भी कर दी, परिवार सब सेट है, मैं अनमैरिड हूँ। तो मुझे काशीराम जी और इनके प्लेट पर रास्ते पे चलना है, और समाज के लिए जब तक सांस है तब तक कुछ करना। क्या माँ बाप की याद नहीं आती इन दिनों? बिल्कुल आती है, बिल्कुल आती है। माँ बाप के जाते भी हैं, टाइम मिलता है तुरंत जाते हैं। 10 दिन, महीने में 10 दिन 12 दिन फील्ड पे रहते हैं।
और उसके बाद सीधे घर जाते हैं, रास्ते में कहीं नहीं रुकते हैं, रहते घर पे ही है। माँ बाप के हाँ ये भी है मेरा सिस्टम कि हमारे पिताजी की जो जरूरतें हैं, जो अपने लड़के से उम्मीद रखते हैं, वो मैं खड़े होके करता, घर की भी जरूरतें पूरी करता हूँ। जो पिछड़ों के हक और अधिकारों पर डाका डाला जा रहा है, लगातार 200 दिनों से शिक्षक भर्ती के जो अभ्यर्थी इको गार्डन के पास बैठे हुए हैं और पास में ही माननीय मुख्यमंत्री जी का कार्यालय है। आखिर उनके हक अधिकार की बात कब सुनी जाएगी? मैं एक बात और जानना चाहता हूँ कि पहला ऐसा प्रदेश है 6 साल हो गए नई शिक्षक भर्ती की मांग कर रहे, वो भी बैठे हुए हैं। पुलिस की तो ये 6 साल बाद आई, बीच में हर साल कम से कम रिटायर होते हैं, वो भर्ती की पूर्ति कहाँ से करते थे? और जो शिक्षक जो पिछड़ा दलित वाले बैठे हुए 6800 जिनके साथ घोटाला हुआ है, जिनका आरक्षण, आप एक चीज और बता दें, 27% सिर्फ कागजों में है। मेरे पास तमाम ऐसे यूपी ट्रिपल एससी और सेंटर पे ऐसी तमाम मेरे पास डाटा है कि 13% ज्यादा नियुक्ति नहीं देते हैं। ये बीच वाला 27 से 13%, 14% ये उनको दे रहे हैं जो 3-4% लोग हैं। और जनसंख्या में तो अगर जातिगत जनगणना इसलिए जरूरी है, जो अभी विद्रोही जी ने कहा था कि सच में जातिगत जनगणना हो जाए तो स्वर्ग यही है, क्योंकि स्वर्ग किसी ने देखा नहीं, जो मर के गया वो आया नहीं, तो स्वर्ग किसने देखा? जो जाति जनगणना की आप और जातिगत जनगणना होने से ओबीसी समाज को सच में स्वर्ग यही है। क्या जाति जनगणना का जो रथ आप घुमा रहे हैं, क्या इसमें राजनीतिक पार्टियों और समाज का आपको समर्थन मिल रहा है? देखिए, राजनीतिक पार्टी अलग चीज है, सामाजिक संगठन अलग होते हैं। राजनीतिक पार्टियां, उन्हें सबका वोट चाहिए होता है, लेकिन सामाजिक संगठन अपने समाज की बात करेगा बेबाक तरीके से, उसे वोट नहीं चाहिए। हम मनवादियों को विरोध करते हैं तो करेंगे, हमारा तुमने अगर हक खाया है, हक के साथ छेड़छाड़ की, मेरे आरक्षण के साथ छेड़छाड़ की, तो मैं आपका विरोध करेंगे, राजनीतिक पार्टियां नहीं कर पाएंगी। सामाजिक संगठन और राजनीतिक पार्टियों में बहुत अंतर होता है। सामाजिक संगठन के आगे राजनीतिक पार्टियां 10% नहीं है, उनकी वैल्यू नहीं होती है। हमारा समाज शिक्षा का अभाव होने के कारण अपने जाति नेताओं के पीछे लगे हुए, जबकि ये नहीं मालूम कि नेता उन्हीं गोद में बैठे हुए हैं जो हमारा हक और हुकूक खा रहे हैं। अभी चौरसिया जी ने, प्रधान जी ने जो बात कही थी कि नए नेताओं की जरूरत है, सच में सामाजिक नेताओं की जरूरत है, नए की नहीं, नए भी फिर उनके लड़के, उनकी पीढ़ी वाले आ जाएंगे। बात समाज से बीच के नेता की जरूरत है, ये जरूरत नहीं है कि विधायक का लड़का फॉर्चूनर ले आया तो हमें खुशी है, अरे हमारे विधायक जी का लड़का फॉर्चूनर नहीं। उस नेता ने आपके समाज की, आपके अधिकार की बात सदन में कब रखी, उसमें प्रसन्नता होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल ये गाड़ी और ये झंडे से प्रसन्नता नहीं होनी चाहिए। ओबीसी के लोग करें, ये संचार सदन में, ये लड़ाइयां सारी सदन में, आप जानते हैं अच्छे से, ये सारी लड़ाइयां सदन में, अगर सदन में कोई प्रतिनिधि हमारा है, अब वो मजबूती से बात रखे, वो चाहे किसी पार्टी से हो, तो मैं उसके साथ हूँ, समाज को उसके साथ खड़े होना चाहिए। और समझ सदन में अगर बात नहीं रख रहे, आज 608 दिन 610 दिन से पिछड़ा दलित के बच्चे बैठे हुए, आपके घरों की बहन बेटियां बैठी हुई हैं, जिनका देख रहे हैं, एक बच्चा फोटो वायरल हो रही, 3 साल का बच्चा है, अपनी माँ के साथ बैठा हुआ है कि मुझे नियुक्ति दो। बच्चे को नियुक्ति नहीं चाहिए, अपनी माँ को नियुक्ति चाहिए। तो उस बहन को अपने 3 साल 1.5 साल के बच्चों को लेकर घर होना चाहिए कि इको गार्डन में बैठे। माँ बाप बच्चों को क्यों पढ़ाते हैं? माँ बाप बच्चों को पढ़ाते हैं, एजुकेशन दिलाते हैं, फिर अगर कंपटीशन क्वालिफाई कर रहे हैं तो वो ये उम्मीद करते हैं कि वेल एजुकेटेड होने के बाद हमारा बच्चा रोड पे बैठे। ये उम्मीद करके तो वोट नहीं देते, सरकारें नहीं बनाते। 610 दिन से बैठे हुए हैं, तो मैं अपील करता हूं अपने समाज से कि पिछड़ा दलित के नेता, प्रतिनिधि, सांसद आपके यहाँ जाए तो क्वेश्चन जरूर पूछो। और ये प्रताप सिंह आपके चैनल से वादा करते हैं कि इस लोकसभा चुनाव में घर नहीं जाएंगे। जिन जिन जिलों में ओबीसी समाज के सांसद हैं, मैं उन जिलों में जाऊंगा और ओबीसी समाज के लोगों में बाइक से जाऊंगा। मुझे किसी का सहारा नहीं चाहिए, ना किसी संगठन का, मैं बाइक से जाऊंगा और अब समाज से पूछूंगा, सोशल मीडिया के सामने खड़े होकर लाइव, कि अपने सांसद से पूछिए कि आपके बच्चे रोडों पे क्यों है, इको गार्डन में क्यों है, कई बार मिलने गए हैं, कहाँ खाना पहुंचा है, कितनी बात उठा रहे, कहाँ पानी पूछिए नेताओं से, और नेताओं से मैं भी पूछूंगा खड़े होके कि मेरा जवाब दीजिए। ये समाज के, आप उन्हीं में जाऊंगा, अपने लोगों में जाऊंगा जो ओबीसी समाज के सांसद है, एससी के सांसद है, उनके लोकसभा चुनाव में उनके जिलों में जाऊंगा। तो साथियों, बहुत गंभीर विषय पे प्रताप सिंह जी ने अपनी बात को रखा और 2 शब्द मुझे काफी घर कर गए हैं। अभी तक
प्रताप जी ने शादी तक नहीं की। जब मैंने प्रश्न किया तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट में जरूर बताएं, लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।